नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी क्लास हम पढ़ रहे थे और इससे पहले अपनी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। उनमें हमने अभिवृद्धि के बारे में पढ़ लिया और विकास की कुछ नियम पढ़ लिए, विकास के बारे में, विकास क्या होता है, कैसा होता है, उससे संबंधित कुछ नियम थे, वो नियम हमने पढ़ लिए। इतनी बातें हम कर चुके थे और आज की क्लास के लिए मैंने आपको कल बताया था कि हम अभिवृद्धि और विकास दोनों में क्या करेंगे, अंतर पढ़ेंगे। तो आज वही काम करेंगे, एक तरफ लिखना आपको अभिवृद्धि, एक तरफ लिखना आपको विकास और दोनों के बीच में करेंगे अंतर। चलिए करते हैं शुरुआत। इससे पहले अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो क्लास को पहले शेयर कर दें। अगर आपने लाइक नहीं किया तो नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़ते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे हम अभिवृद्धि, एक तरफ हम करेंगे अभिवृद्धि और दूसरी तरफ हम करेंगे विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों के बीच पढ़ेंगे अपन अंतर। क्लियर? अभिवृद्धि वैसे आपको मैंने कुछ चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या मुझे क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है, पहले वो देख लेता हूँ। बिल्कुल सही तरीके से आपको दिख रहा है। अब हम आज करेंगे अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर। सबसे पहला अंतर ये है कि अभिवृद्धि संकुचित होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है? संकुचित। जबकि विकास क्या होता है? विकास होता है व्यापक। अभिवृद्धि अपनी संकुचित होती है जबकि विकास होता है व्यापक। संकुचित कैसे? संकुचित का मतलब छोटे अर्थ में, छोटे एरिया होता है इसका, जो क्राइटेरिया है, इसकी जो क्षेत्र है वो छोटा होता है। जैसे अभिवृद्धि हम किसकी बात कर रहे थे? हम लंबाई की बात कर सकते हैं, हम चौड़ाई की बात कर सकते हैं, हम भार की बात कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हम बात कर सकते हैं अभिवृद्धि। यानी अभिवृद्धि का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? संकुचित होता है। अभिवृद्धि देखिए, या तो किसी लंबाई निकालने की मापन से संबंधित चीज़ें संकुचित होती हैं, तो जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, भार है, ये सब। तो अभिवृद्धि का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है। जबकि विकास का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक। विकास में अभिवृद्धि तो आती है, इसके अलावा जो मतलब आंतरिक जो क्रियाएं हैं वो भी आती हैं, है ना। तो अभिवृद्धि कैसी होती है? संकुचित होती है। जबकि विकास कैसा होता है? व्यापक होता है। एक बात क्लियर, यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अभिवृद्धि सीमित होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है? अभिवृद्धि सीमित होती है। जबकि विकास कैसा होता है? विकास होता है विस्तृत। अभिवृद्धि सीमित होती है जबकि विकास कैसा होता है? विस्तृत। सीमित कैसे? वही बात कि अभिवृद्धि का जो क्राइटेरिया एक फिक्स है, लिमिट है कि लंबाई है, सीमित लंबाई बढ़ेगी कि 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट इतनी बढ़ेगी, 7 फीट बढ़ जाएगी मैक्सिमम। तो अभिवृद्धि क्या होगी? सीमित। चौड़ाई है, चौड़ाई फिक्स होगी। भार है, भार भी फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो अभिवृद्धि क्या होती है? सीमित होती है, उसके बाद मतलब फिर आगे नहीं बढ़ती। जबकि विकास विस्तृत होता है कि विकास आपका माइंड है, आपकी माइंड मानसिक विकास आपका बचपन में थोड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, बढ़ते बढ़ते हमेशा उसमें दिमाग में नई नई चीज़ें, एक्सपीरियंस नए नए आते रहेंगे। तो अभिवृद्धि का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित और सीमित। जबकि विकास व्यापक और विस्तृत होता है। क्लियर? दो चीज़ें नोट करते चलिए साथ साथ में। आगे चलते हैं तीसरे पे। अब उसके बाद मैंने बताया था कि अभिवृद्धि कैसी होती है? मूर्त। जबकि विकास कैसा होता है? अमूर्त। ये अंतर वही है जो मैंने आपको पहले इनके बारे में बता चुका था। मैंने अभिवृद्धि पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि अभिवृद्धि कैसा होता है? मूर्त स्वरूप होता है। जबकि विकास कैसा होता है? अमूर्त। मूर्त कैसे? सामने विजिबल होती है, अभिवृद्धि दिखती है हमें। कैसे? कि किसी इंसान की लंबाई बढ़ रही है, किसी की चौड़ाई बढ़ रही है, किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी का जो मतलब हाथ पैरों की लंबाई बढ़ रही है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? हमें दिखाई दे रहे हैं। और दिखाई देने वाली चीज़ें क्या होती हैं? मूर्त होती हैं। जबकि विकास किसी का मानसिक, वही बात कि अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के इतने परसेंट आ गए, अब उसके 95% आए। क्या वो 90% 5 मतलब उसके माइंड में कितना ज्ञान है वो आपको पता है? क्या उसको नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। तो अभिवृद्धि मूर्त है। जबकि विकास कैसा स्वरूप होता है? विकास का अमूर्त होता है। अभिवृद्धि संकुचित है, सीमित है, मूर्त है। जबकि विकास व्यापक है, विस्तृत है और अमूर्त है। तीन अंतर हो गए। आगे चलते हैं चौथे अंतर पे। अभिवृद्धि कैसी होती है? अभिवृद्धि भौतिक होती है। मैंने बताया था अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? भौतिक होता है। जबकि विकास कैसा होता है? विकास होता है मनोवैज्ञानिक। आप इनको अलग अलग करके भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनको मतलब ऐसे पॉइंट आप पढ़ाने में तो यहाँ पे जगह अपने पास नहीं है, इसलिए इनको शॉर्ट में कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ऐसे 4 पॉइंट हो गए।
तो अभिवृद्धि कैसी है? अभिवृद्धि भौतिक होती है, जबकि विकास कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक। भौतिक कोई बात, जो चीज़ मूर्त है, जो दिखाई देती है, उसकी कोई फिजिकल अवस्था, उसकी कुछ कोई उसकी शारीरिक बनावट है ना, तो वो भौतिक है। जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। विकास का कुछ स्वरूप इसमें आता है, लेकिन वही बात है ना कि अभिवृद्धि विकास का ही भाग है। तो भौतिक वाले ये सारे गुण इसके होते हैं, लेकिन इसके अलावा कैसी प्रवृत्ति है विकास की? विकास की प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक होती है। क्लियर? तो अभिवृद्धि संकुचित, सीमित, मूर्त और भौतिक, जबकि विकास व्यापक, विस्तृत, अमूर्त और मनोवैज्ञानिक। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट में। अभिवृद्धि की क्या होती है? अभिवृद्धि निश्चित आयु तक चलती है। अभिवृद्धि कहां तक चलती है? निश्चित आयु तक या फिर निश्चित अवस्था तक। अभिवृद्धि निश्चित आयु और अवस्था तक चलती है, जबकि विकास कब चलता है? विकास जीवन पर्यंत चलता है। कहां तक चलता है? विकास कहां तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। यानी अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक, अगर आपकी लंबाई बढ़ रही है तो एक निश्चित आयु तक बढ़ेगी, उसके बाद आपकी भी लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। आपके जो मतलब कोई चीज़ें हैं, आपकी शारीरिक बनावट है, वो एक फिक्स एज में आकर एक अपना स्वरूप ले लेगी। तो अभिवृद्धि क्या होती है? निश्चित आयु या अवस्था तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। आपका माइंड है वो लाइफ टाइम डेवलप होता रहेगा, आपकी नैतिकता है वो लाइफ टाइम बनी रहेगी, है ना। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, आपके इमोशंस हैं वो लाइफ टाइम आपके मन चेंज होते रहेंगे। तो ये क्या चलता है? जीवन पर्यंत। तो अभिवृद्धि निश्चित आयु अवस्था तक चलती है, जबकि विकास क्या चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अभिवृद्धि को माप सकते हैं। अभिवृद्धि का क्या हो सकता है? मापन हो सकता है, जबकि विकास का मापन नहीं हो सकता। वही बात, निश्चित एक मतलब फिक्स कोई क्राइटेरिया है, लंबाई है, चौड़ाई है, भार है, इसको माप सकते हैं कि 5 फीट है, 2 फीट है, 10 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है। तो लंबाई, चौड़ाई, भार इनको माप सकते हैं, लेकिन मानसिक विकास क्या माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो विकास का मापन नहीं हो सकता, जबकि अभिवृद्धि का मापन हो सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। 5 पॉइंट हो गए। अभिवृद्धि संकुचित होती है, अभिवृद्धि सीमित होती है, मूर्त होती है, भौतिक होती है, निश्चित आयु अवस्था तक होती है, और अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है। उसके बाद मापन का मतलब क्या होता है? इसको नाप सकते हैं, ये था ना मापने का मतलब, तोल सकते हैं, जबकि इसको ना ही तो नाप सकते हैं ना ही तोल सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद अगला आता है, अभिवृद्धि में केवल और केवल बाहरी परिवर्तन शामिल है। कैसे परिवर्तन शामिल है? बाहरी परिवर्तन शामिल है, जबकि विकास में बाहरी तो ही है, और बाहरी के साथ साथ आंतरिक परिवर्तन भी शामिल है। अभिवृद्धि में केवल और केवल बाहरी। कैसे? आपका स्वरूप, आपकी जो भौतिक अवस्था, आपका जो मूर्त रूप है वो हमें दिखाई देता है। किसी व्यक्ति की हाइट है, उसका वेट है, उसका कलर है, वो सब हमें दिखाई देता है। वो कैसा है? बाहरी परिवर्तन है। कोई व्यक्ति लंबा हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। किसी के नाखून बड़े हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना। किसी के दांत निकल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो बाहरी परिवर्तन है। जबकि अभिवृद्धि जो विकास है, विकास में अभिवृद्धि आती है, इसलिए बाहरी परिवर्तन प्लस उसका मानसिक विकास हो रहा है, उसका नैतिक विकास हो रहा है, उसका संवेगात्मक विकास हो रहा है, इसलिए कैसा हो गया? आंतरिक। तो अभिवृद्धि बाहरी परिवर्तन है, जबकि विकास बाहरी प्लस आंतरिक दोनों तरीके का परिवर्तन है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। उसके बाद मैंने क्या आपको बताया था कि अभिवृद्धि केवल और केवल क्या होती है? मात्रात्मक। अभिवृद्धि केवल और केवल क्या होती है? मात्रात्मक, जबकि विकास जो है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। मात्रात्मक के साथ साथ कैसा होता है? गुणात्मक भी होता है। अभिवृद्धि केवल और केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक कैसे? इसकी कोई मतलब क्वांटिटी है, इसकी केवल क्वांटिटी होती है, इसकी क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों होती है। मात्रा, लंबाई एक मात्रा है, 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट। भार 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, 50 किलो, 1000 किलो, लाख किलो, एक मात्रा है। तो अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, जबकि विकास में अभिवृद्धि आती है, इसलिए मात्रात्मक प्लस आपके गुण, आपकी मैनर्स, आपकी संवेग, आपकी इमोशंस, आपकी जो नैतिकता, वो सब आते हैं, तो किसमें आगे? गुणात्मक। तो अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है, दोनों तरीके का होता है। पहला अंतर, संकुचित होती है अभिवृद्धि, जबकि विकास का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक। अभिवृद्धि सीमित होती है, जबकि विकास विस्तृत। अभिवृद्धि मूर्त रूप में होती है, जबकि विकास अमूर्त। अभिवृद्धि भौतिक होती है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। अभिवृद्धि निश्चित आयु या अवस्था तक चलती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि का मापन कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, जबकि विकास को न तो मापन कर सकते हैं, न नाप सकते हैं, न ही तोल सकते हैं।
अभिवृद्धि में केवल और केवल बाहरी परिवर्तन आते हैं, जबकि विकास में बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके के परिवर्तन आते हैं। अभिवृद्धि केवल और केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास में मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों तरीके के परिवर्तन आते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद वही बात है, मैंने बताया था आपको कि अभिवृद्धि किसके परिणाम स्वरूप होती है? अभिवृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, जबकि विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है? जबकि विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। सॉरी, अचेतन मन के परिणाम स्वरूप। आपकी लंबाई बढ़ रही है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। कैसे? आपके मस्तिष्क का ये नहीं है कि आज लंबाई बढ़ा लेता हूँ, कल नहीं बढ़ाऊंगा, परसों बढ़ा लूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे छींक आना, अचेतन मन का परिणाम स्वरूप है। आप उसमें सोच समझ के नहीं कि अब मेरे दिमाग में हाँ अब मैं लेना, मुझे लेनी चाहिए, ऐसे नहीं है। तो अचेतन मन के परिणाम स्वरूप यानी अपने आप ये चीजें परिवर्तन होता है, अपने आप इन चीजों का क्या होता है? परिवर्तन होता है अचेतन मन के परिणाम स्वरूप। जबकि विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप। आपका माइंड डेवलप करना है, आपको नैतिक आचरण यदि सीखने हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। आप बड़े लोगों के बीच बैठे हो, वहां पे आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप छोटे बच्चों के साथ हो, वहां पे आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप किसी ज्यादा पढ़े लिखे आदमी के सामने वहां पे आपको अलग तरीके से पेश आना पड़ेगा। यानी अभिवृद्धि तो अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, जबकि विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है? चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अभिवृद्धि में केवल और केवल शारीरिक पक्ष शामिल है। अभिवृद्धि में केवल और केवल कौन सा पक्ष शामिल है? शारीरिक पक्ष शामिल है, जबकि विकास में सभी पक्ष शामिल हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सभी पक्ष। तो अभिवृद्धि में केवल और केवल शारीरिक पक्ष शामिल है, जबकि विकास में सभी पक्ष शामिल हैं। शारीरिक पक्ष कैसे? आपकी जो शारीरिक बनावट है, जो बाह्य स्वरूप है, वही अभिवृद्धि है। तो शारीरिक पक्ष शामिल है, जबकि विकास में सभी पक्ष शामिल है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद अभिवृद्धि जो है ना, वो विकास का ही एक भाग है। अभिवृद्धि क्या है? विकास का ही एक क्या है? भाग। आपको बताया था मैंने कि अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत आती है। विकास संपूर्ण होता है, जबकि अभिवृद्धि एक छोटा सा भाग है। तो अभिवृद्धि किसका स्वरूप है? विकास का ही भाग है, विकास का एक स्वरूप है। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो अभिवृद्धि है ना, ये विकास का भाग है। अगर ऐसे बोल सकते हैं कि विकास में क्या करती है? निर्भर करती है। लेकिन विकास जो है ना, वो भी अभिवृद्धि पर कुछ शर्तों में निर्भर करता है। अभिवृद्धि तो पूरी की पूरी विकास पर निर्भर करती है, लेकिन विकास कुछ हद तक अभिवृद्धि पर निर्भर करता है। क्लियर? तो विकास कुछ हद तक क्या करता है? और इसमें अभिवृद्धि पर निर्भर करता है। क्लियर? यहां तक की बातें होगी। ये मुख्य अंतर जो है ना अभिवृद्धि और विकास में, ये मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आ जाइए। अभिवृद्धि संकुचित होती है, यानी लंबाई चौड़ाई भार से संबंधित, जबकि विकास कैसा होता है? व्यापक होता है। अभिवृद्धि सीमित होती है, जबकि विकास विस्तृत होता है। अभिवृद्धि मूर्त होती है, जबकि विकास अमूर्त होता है। अभिवृद्धि भौतिक स्वरूप में होती है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक होता है। अभिवृद्धि निश्चित आयु अवस्था तक चलती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, इसको नापा जा सकता है, इसको तोला जा सकता है, जबकि विकास का ना ही तो मापन हो सकता, ना इसको नाप सकते और ना इसको तोल सकते हैं। अभिवृद्धि बाह्य परिवर्तन शामिल है, लेकिन जो विकास है उसमें बाहरी प्लस आंतरिक दोनों तरीके के परिवर्तन शामिल है। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है। अभिवृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, जबकि विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। अभिवृद्धि में शारीरिक पक्ष आते हैं, जबकि विकास में सभी पक्ष आते हैं। और अभिवृद्धि विकास का ये भाग है। ये मतलब विकास के बिना अभिवृद्धि नहीं हो सकती, लेकिन अभिवृद्धि के बिना विकास कुछ हद में संभव है। इज दैट क्लियर? यहां तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। मैं हट जाता हूं साइड में, आप एक बार क्लियरली इसको उतार लीजिए, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अभिवृद्धि और विकास में दोनों में क्या हो गए? अंतर आपके सामने रख देंगे। क्लियर? चलिए मैं इसको करता हूं। अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर आपके हो चुके हैं। अंतर मतलब अभिवृद्धि और विकास एक तरीके से आपका पूरा हो गया। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों की विशेषताएं हैं, वो हुई। हालांकि विकास अभी पूरा नहीं हुआ, अभिवृद्धि विकास दोनों में चल रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक क्या वाली चीजें के बारे में अपन समझ चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक आप हेडिंग लगाइएगा, विकास के सिद्धांत या फिर अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। एक प्रिंसिपल होता है प्राचार्य और दूसरा प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। ध्यान दे, दोनों स्पेलिंग अलग अलग है। तो अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अब हम कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, वो देखिए।
पहला अपना 1 नंबर पे आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, वो क्या होते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इस समान प्रतिमान के सिद्धांत के बारे में हरलोक महोदय ने एक बात कही थी, क्या कि कोई भी जीव जंतु है, कोई भी जीव जंतु है, मानव है, प्राणी है, वो उसकी जो संतान होगी या उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, उसमें उसी के जैसे लक्षण आएंगे, उसी के जैसे लक्षण आएंगे, उसी के जैसे गुण आएंगे। वो कैसे होता है? समान प्रतिमान। जैसे कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूं, अगर सपोज कीजिए शेर है और शेर का जो बच्चा है ना, शेर का जो बच्चा जो शावक बोलते हैं, उसमें शेर के जैसे शावक है, तो शावक में गुण किसके आएंगे? क्या इसमें बिल्ली के गुण आ सकते हैं? नहीं, शेर के बच्चे में शेर की तरह गुण आएंगे। छोटा है तो अलग हो सकता है, लेकिन सोचे कहीं भी रख लीजिए, शेर के बच्चे को आप पैदा होते आप कई इंसानों के बीच में ले आइए, हो सकता है वो इंसानों की तरह रहना खाना सीख जाए, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कैसी होगी? शेर की तरह। तो समान प्रतिमान की वो कहते हैं ना कि जो जैसी माता पिता हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। कई बार देखते हैं ना, माता पिता में संतान की शक्ल मिलती है। अगर मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य का बच्चा ये थोड़ी है कि मतलब इसको मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य का जो बच्चा है सर, उसको अपन शुरुआत में जन्म होते उसको जंगल में ले गए, जन्म होते जंगल में ले गए, जंगल में ले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो वहां चलो उसके लक्षण वहां के आ जाएंगे, आदि मानव की तरह रहने लग जाएगा, लेकिन उसकी शकल सूरत किसके जैसी मिलेगी? शकल सूरत है, उसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसी मिलेगी? मनुष्य जैसी मिलेगी। तो यानी कोई भी जो जीव जंतु है उसकी जो शारीरिक बनावट है, उसका जो मतलब प्रतिमान है, वो समान उसकी प्रजाति का रहेगा। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत हरलोक ने इसके बारे में आपकी परिभाषा बात की थी। हालांकि परिभाषा इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ परिभाषाएं जो मैं लास्ट में एक साथ में लिखवा दूंगा वही पढ़ो। परिभाषा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, अगर आएगी तो मैक्सिमम एक आएगी, 30 में से 1 क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो जैसे शेर का बच्चा शावक होता है, उसके लिए शेर जैसे गुण आते हैं, मनुष्य के बच्चे मनुष्य से, बिल्ली का बच्चा तो बिल्ली जैसे, कुत्ते का तो कुत्ते जैसे, उनके समान गुण आते हैं। कैसे आते हैं? समान गुण आते हैं। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पहला सिद्धांत अपना क्लियर हो गया, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी जिस भी जाति का होता है उसके जैसी जाति के उसमें क्या आते हैं? गुण आ जाते हैं। आगे चलते हैं रूल नंबर 2 की बात करते हैं, नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। एक सिद्धांत हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ते हैं अपन विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें 2 भाग हैं, एक है मस्तकोद्मुखी, मस्तकोद्मुखी यानी हिंदी में तो क्या ये तो हिंदी में नाम है, एक है सेफेलोपोडल, एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। मस्तकोद्मुखी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेफेलोपोडल या सिफेलोपोडल, कुछ भी बोल दीजिए, सेफिलोपोडल बोल दीजिए, सिफेलोपोडल बोल दीजिए। मस्तकोद्मुखी, मस्तक से पैरों की तरफ, मस्तकोद्मुखी मस्तक से पैरों की तरफ। इसमें कैसे? मस्तकोद्मुखी मतलब होता है कि जब बच्चा बनना शुरू होता है, कहाँ? भ्रूण में। जब बच्चा बनना शुरू होता है तो उसकी दिशा मस्तक से लेकर के अधोमुख या नीचे की तरफ मुंह करके चलती है। यानी सबसे पहले बच्चे का मस्तिष्क बनेगा, बच्चे का सिर बनेगा, सिर बनने के बाद उसके हाथ बनेंगे, हाथ बनने के बाद उसके पैर बनेंगे। इस तरीके से बच्चे का क्या चलेगा? विकास चलेगा। इस तरीके से बच्चे का विकास चलेगा। तो दिशा के सिद्धांत में पहला है मस्तकोद्मुखी, मस्तक से अधोमुख या नीचे की तरफ मुख करके चलने वाले। सिफेलोपोडल, तो पहले बच्चे का सिर विकसित होगा, उसके बाद बच्चे के हाथ, फिर उसके बाद बच्चे के पैर, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक चलने वाला जो विकास कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? मस्तकोद्मुखी। कौन सा होता है? मस्तकोद्मुखी या सिफेलोपोडल। तो सिफेलोपोडल कौन सा होता है कि एक बच्चे का ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी ये कोई मानव शरीर है तो पहले उसका ये वाला हिस्सा विकसित होगा, यानी विकास इस तरीके से चलेगा, टॉप टू बॉटम। जब भ्रूण में बच्चा बनता है सबसे पहले उसका सिर बनता है, फिर उसके हाथ बनते हैं, फिर बाद में उसके पैर बनते हैं, यानी बॉडी स्ट्रक्चर मतलब पहले यहाँ से लेकर के फिर धीरे धीरे नीचे वाला हिस्सा बनता है ना। और इसी तरीके से जब मतलब डिलीवरी होती है उस टाइम लगभग बच्चे सबसे पहले उनका मुख ही बाहर आता है, क्योंकि
शुरुआत में सिर बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे बच्चा घूम करके यूं हो जाता है, तो सिर नीचे की तरफ हो गया, तो पहले बच्चे का सिर बाहर आएगा, फिर बच्चे के पैर बाहर आएंगे, इस तरीके से होता है ना। तो सेफेलोपोडियल मस्तकोद्मुखी, पहले बच्चे के सिर का विकास होगा, उसके बाद छाती, हाथ, फिर इसके बाद पैर, ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ चलने वाला विकास है। तो विकास का समान प्रतिमान में सिद्धांत होगा, विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें मस्तकोद्मुखी या सेफेलोपोडियल हमने पढ़ लिया। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल या केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर। ये मैंने एक बार आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, आज दोबारा वही एग्जांपल बताऊंगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से सिरों की तरफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, केंद्र से सिरों की ओर। चलिए अब देखते हैं। अभी आप ही कहोगे सामने आ गया, चलो आपने देख लिया होगा, सामने आके समझाने में जाए। देखो यू फ्रंट सामने होता ना, इसकी कैमरे के और बोर्ड के बीच ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए थोड़ा हो सकता है बड़ा दिखूं। केंद्र से सिरों की तरफ की बात करते हैं। केंद्र से सिरों की तरफ कैसे कि एक बच्चा होता है, उसका विकास सेंटर हार्ट से लेकर के यू साइड में चलेगा, ऐसे इस तरीके से साइड में ऊपर नीचे से, कि बच्चे का यहां से पहले उसका हार्ट विकसित होगा। एक तो विकास ऊपर से नीचे चल रहा है, दोनों साथ में चलते हैं, इसीलिए बताया था मैंने विकास का कैसा सिद्धांत है, वर्तुलाकार सिद्धांत है। अब देखिए ऊपर से नीचे वाला भी चल रहा है, इसलिए मैंने उस टाइम कम बताया था आपको। अब इसमें ऊपर से नीचे वाला भी चल रहा है और केंद्र से बाएं इधर वाला भी चल रहा है, दोनों तरफ ऊपर से नीचे भी चल रहा है और दाएं से बाएं भी चल रहा है। तो ये यानी केंद्र से सिरों की तरफ चल रहा है। तो ये वाला जो विकास, अब देखिए यूं भी चल रहा है और यूं भी चल रहा है, तो यानी किस कैसा होता है विकास का, वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार। ये जब मैंने आपको विकास के जो नियम पढ़ाए थे उसमें बताया था ना कि विकास वर्तुलाकार होता है। अब देखिए बच्चे का सबसे पहले हार्ट बनता है, केंद्र विकसित हार्ट अपना यहाँ होता है, यहाँ से किस साइड, किस कोई कहते हैं यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। अपने जो ये जो सेंटर वाला लाइन है ना, ऐसे सेंटर जाता है अपना, इसके जस्ट थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड। तो बच्चे का पहले हार्ट विकसित होता है, हार्ट से अब साइड में चलेगा सिरों की तरफ। इसलिए जब शुरुआत में जब बच्चा चलना वगैरह सीखता है, कुछ भी काम होता है, तो पहले उसके यहाँ से हाथ हिलाना सीखता है। जब बच्चा छोटा था ना, पहले अपनी गर्दन हिला, धीरे धीरे दोनों विकास एक साथ समझाऊंगा। मस्तकोद्मुखी कैसे, बच्चा शुरुआत में छोटा है, छोटा बच्चा लेटा हुआ है, पहले अपनी गर्दन, पहले ऊपर वाला हिस्सा, पहले अपनी आंखें झपकाना शुरू करेगा, ऐसे धीरे धीरे आंखें झपकाना। ऊपर क्या आया, मस्तिष्क के बाद आंखें आई, अब आंखें झपकाना शुरू करेगा। आंखों के बाद फिर धीरे धीरे नाक को थोड़ा बहुत, फिर होठ को ऐसे यूँ करना शुरू करेगा, फिर हल्के हल्के से गर्दन घुमाएगा थोड़ी बहुत इधर उधर, फिर हल्के हल्के यहाँ से कंधे उठाना शुरू करेगा, फिर कमर उठाना शुरू करेगा। पैर तो लास्ट में आते हैं। अगर उल्टा होता, मस्तकोद्मुखी नहीं होता ना, तो बच्चा जन्म लेते ही चलने लग जाता, बच्चा जन्म लेते ही चलने लग जाता होता ना। और जब वो कमर उठाना सीख जाता है ना, जब बच्चा अपनी कमर उठाने लग जाता है, तब फिर वो करवट लेता है। आपने सीधा सुलाया, बच्चा उल्टा हो जाएगा, फिर आपने सीधा किया, बच्चा फिर उल्टा, फिर सीधा किया, फिर उल्टा, क्योंकि उसको सिर घुमाना आता है, कमर घुमाना आता है, उसको मजा आता है इन चीज़ों में, ट्विस्ट करने में मजा आता है उसको। इस चीज़ों में बच्चा जब पैर चलाना सीखता है ना, तो फिर पूरे दिन लात यूँ करता रहता है, हाथ यूँ करता रहता है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में उसको इन्जॉय मिलता है। वो कहते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज की, वो मतलब ऐसे बच्चा अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है, वो क्या होता है, उसको इन चीज़ों में इन्जॉय मिलता है, उसके मसल्स खुलते हैं। और जितना बच्चा मजबूत तरीके से उसकी जो मालिश वगैरह सही से करेंगे ना, तो उतने ही बच्चे के जो अंग है ना मजबूत होंगे। तो मस्तकोद्मुखी और केंद्र से सिरों की तरफ बच्चे का पहले यहाँ से शोल्डर विकसित होंगे, मतलब अगर ऐसे चल रहे हैं पर साइड में, शोल्डर के बाद फिर धीरे धीरे पहले यहाँ से हाथ घुमाना शुरू करेगा, आगे वाला हाथ पूरा सीधा रहेगा, पहले यहाँ से, फिर ये इतना घुमाना, इसको यूँ करना शुरू करेगा, फिर ये कलाई ट्विस्ट करनी शुरू करेगा, उसके बाद फिर हथेली विकसित होगी, फिर अंगुलियाँ विकसित होंगी। इसलिए कई बार मैंने आपको एग्जाम्पल पहले बताया, जब कई बार बच्चे अपना बाल पकड़ लेता है तो वो हथेली से पकड़ता है। अब उसको अंगुलियां चलानी नहीं आती, हथेली का विकास पहले हो गया लेकिन अंगुलियों का विकास पहले नहीं हुआ। अब उसने हथेली में बाल पकड़ लिए, अब हथेली को खुलने में, उसको बंद करना तो आ गया लेकिन खोलने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले उसको अंगुलियां खोलनी नहीं आती, फिर अंगुलियां नहीं खोले तो हमें खोलनी पड़ती है अंगुलियां, उसकी अंगुलियां। बच्चा, छोटा बच्चा अंगुली पकड़ता है अपनी इस तरीके से, तो क्या करता है, हथेली के पीछे पकड़ता है उसको, अंगुलियों से कम पकड़ता। अंगुली कब पकड़ना सीखता है, अंगुली जब बच्चा बड़ा तब अपनी अंगुली पकड़ना सीखता है अंगुलियों से, लेकिन पहले बच्चा कहाँ पकड़ता है अंगुलियां, हथेली में पकड़ता है। बच्चा क्या पकड़ता है, अपनी अंगुलियां हथेली में पकड़ता है इस तरीके से, और इस तरीके से उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है, लेकिन वो पकड़ मजबूत नहीं है क्योंकि उसको इतना हथेली का पावर इतना है कि हथेली के अंदर कैद होगी, उसको खुल नहीं रही वापस, खोलना पड़ता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है तब छूटती है उसकी। तो कैसा होता है, केंद्र से सिरों की ओर प्रॉक्सिमल डिस्टल, तो यानी विकास केंद्र से सिरों की तरफ चलता है। और ये नाम है, इनकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, मस्तकोद्मुखी सिर से लेकर के पैर की तरफ, और
केंद्र से सिरों की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ। अगर कोई कह दे किसी बच्चे का अंगुलियों से पहले हथेली का विकास होना, ये कौन सा आता है? तो केंद्र से सिरों की तरफ या फिर से प्रॉक्सिमल डिस्टल, या फिर एक बच्चे के पहले सिर का विकास होता है फिर पैरों का विकास, कौन सा नियम है? मस्तिष्कोद्मुख या सिफेलोपोडल। क्लियर? ये दोनों समझ में आ गई तो थम्स अप कीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही है, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो 3 नियम अपने हो गए, कौन सा? वैसे तो 2 ही नियम हुए, समान प्रतिमान का हो गया और दिशा का हो गया मस्तिष्कोद्मुख सेफेलोपोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल केंद्र से सिरों की ओर। आगे चलते हैं तीसरे नियम पर। चलिए 2 हो गए ना अपने, मैं रफ करता हूं। आज हमने विकास और अभिवृद्धि में अंतर पढ़ लिया और विकास के नियम पढ़ लिए। देखिए सिलेबस आई थिंक, मैं मान रहा हूँ ना, मेरा मानना तो ये बहुत फास्ट चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत फास्ट चल रहा है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अब 3 नंबर नियम क्या है? विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। चलिए, विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत। अब पहले मैं समझाता हूं, फिर आप कहोगे सामने आ गया, बस इतना सिद्धांत समझे। अब समझने में, समझाने में यूं आता है, साइड से समझाते हैं वो समझने में नहीं आता। विभिन्न अंगों की गति, क्या आपके शरीर के सभी अंग समान गति से चलते हैं? मुझे बताइए, आपका शरीर है, क्या उसके सभी अंग समान गति से चलते हैं? आपका जवाब आएगा नहीं। अगर समान गति से चलते तो आपके नाखून एक दिन में ही इतने बड़े हो जाते। क्या कभी देखे 6-6 फीट के नाखून होना एक साथ? इंसान की हाइट 6 फीट की हो जाती है, लेकिन नाखून 6 फीट के थोड़ी होते हैं। बाल 6-6 फीट के थोड़ी होते हैं। क्या दांत, अगर दांत 6 फीट के हो जाते, सपोज कीजिए, अगर आपने मान लिया कि हाँ समान रूप से चलते हैं सभी, तो अगर मान लीजिए जिस तरीके से अपनी हाइट बढ़ती है, यूँ बढ़ती है, जिस तरीके से अपनी हाइट बढ़ती है, क्या उसी तरीके से अपने दांत बढ़ते? तो बताइए कितने, 6 फीट का मुंह सोच के देखिए, आदि मान नहीं लेते अपन, 6 फीट की हाइट और 6 फीट का मुंह, 12 फीट। तो यानी इन सभी अंग जो अपने अंग हैं, उन सब की गति अलग अलग होती है। कुछ अंगों का विकास धीरे गति से होता है, कुछ अंगों का विकास तेज गति से होता है। जैसे आप खुद ही बताइए, तेज गति से कौन कौन से होते हैं और धीमे गति से कौन कौन होते हैं? आपके हाथ किस गति से हुई? तेज गति से। आपके पैर तेज गति से, आपके दांत धीमी गति से, आपके नाखून, आपके बाल धीमी गति से। ये तेज गति से, ये धीमी गति से। हो गए विकसित? या एक मिनट, सॉरी माफ कीजिएगा, नाखून ये बाल है तो तेज गति से बढ़ते ना, तभी तो काटना पड़ता है इनको बार बार, उल्टा लिख दिया। नाखून और बाल तो तेज गति से बढ़ते हैं, नाखून है तभी तो इनको बार बार काटना पड़ता है। नाखून और बाल ये तो तेज गति से बढ़ते हैं। आपके बालों की लंबाई बढ़ती रहती है, तभी तो आपको बार बार काटना पड़ता है। लड़कियों के बालों की लंबाई लंबी होती है, किसी के बाल यहाँ तक आ जाते हैं, छोटी वगैरह, पता है ना। तो नाखून की लंबाई अपने को बार बार नाखून काटने पड़ते हैं, हर 7 दिन काटने पड़ते हैं, बढ़ जाते हैं ना। तो ऐसे हाथ, पैर, नाखून और बाल, ये इनकी गति तेज होती है। माफ कीजिएगा मैंने उल्टा बोल दिया, इन दो का, हाथ है, पैर है, नाखून है, बाल है, इनकी गति तेज होती है। जबकि अपना दांत है, अब दांत की गति कैसी होती है? बहुत धीरे धीरे। दांत है ना, या जैसे अपने शरीर के और ले लीजिए, जैसे नाक है, नाक बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। आंख है, नाक है, आंख है, कान है, आपकी गर्दन है, ये बोलिए, एक ही गति अलग है। अब देखिए आपकी आंखें छोटी छोटी होती है, आंखें छोटी छोटी होती है, दांत, नाक छोटा होता है, कान छोटे होते हैं, गर्दन छोटी होती है। लेकिन हाथ है, हाथों की लंबाई खूब होती है, पैर है, पैरों की लंबाई खूब होती है, बाल, नाखून है, बाल और नाखून दोनों बढ़ते रहते हैं। तो तेज गति से हाथ, पैर, नाखून और बाल, और धीमी गति से दांत, नाक, आंख, कान, गर्दन आदि। देखो विभिन्न अंगों की गति कि सभी अंगों की गति सामान्य होती है। कुछ अंग तेज गति से, जबकि कुछ अंग धीमी गति से बढ़ते हैं। तेज गति से कौन कौन से? हाथ है, पैर है, नाखून है, बाल है, और धीमी गति से दांत है, नाक है, आंख है, कान है, गर्दन है, ये धीमी गति से बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे चलते हैं 4 नंबर। 3 सिद्धांत हमारे पढ़ लिए, चौथा चलते हैं। समान प्रतिमान हो गया अपना, दिशा का सिद्धांत हो गया, विभिन्न अंगों की गति हो गया, और चौथा सिद्धांत पढ़ते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता।
व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देने वाला कौन था? गाल्टन। इनका जनक कौन था? गाल्टन। व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनका जनक बोल दीजिए या प्रतिपादक बोल दीजिए, कौन था? गाल्टन। और गाल्टन ने एक बात कही थी, क्या? कि टू पर्सन्स नेवर बी द सेम। टू पर्सन्स नेवर बी द सेम, यानी दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते। दो व्यक्ति, दो की बात करते हैं, ज्यादा क्यों करें? दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात कौन करता है? गाल्टन। ये आपने चीज लिख ली होगी। अब इसको समझाता हूँ, लास्ट सिद्धांत अपना, फिर अपने सिद्धांत हो जाएंगे क्लियर। ओके, इस सिद्धांत को समझते हैं, देखिए ध्यान से। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की है, टू पर्सन नेवर बी द सेम। आप अपने घर में ले लीजिए, क्या आप या आपकी भाई या बहन है, अगर आप लड़की हो, आप भाई होगा, बहन हो, जो भी होगा परिवार में, क्या दोनों का सब चीजें समान है? अगर जुड़वा भी हो ना, आपके शकल मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेंगे, कुछ ना कुछ चीजें, आपका शारीरिक विकास मान लीजिए समान होगा, तो क्या आपका मानसिक विकास समान होगा? क्या दोनों का माइंड समान रूप से काम करेगा? चलिए मान लेते हैं दोनों का माइंड भी समान रूप से काम करता है, क्या दोनों का संवेगात्मक विकास, दोनों के इमोशन समान रूप से होंगे? नहीं, चांस ही नहीं है, कहीं ना कहीं जाकर के डिफरेंस होता है। तो यानी दो व्यक्ति कभी भी एक दूसरे के समान नहीं हो सकते। फोटो कॉपी केवल और केवल प्रिंटिंग मशीन में नहीं गलती है, रियल लाइफ में कोई फोटो कॉपी नहीं होती। हालांकि आपकी शक्ल मिल सकती है आपके गार्जियन से, लेकिन ये नहीं है कि आप या आपके पापा बन जाओ, नहीं, चांस ही नहीं। उनके जैसे शक्ल आपकी मिल सकती है, कुछ उनके जैसे कुछ गुण आप में आ सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पूरी की पूरी आप उनकी कॉपी नहीं बन सकते। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? टू पर्सन नेवर बी द सेम, दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? ये अपने विकास के सिद्धांत थे, अपने 4 सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं विकास के। इन सिद्धांतों से बात आगे जो सिद्धांत बच गए उनके बारे में बात करेंगे। आज का अपना लास्ट सिद्धांत ये था, 4 सिद्धांत पढ़ चुके। समान प्रतिमान हमने पढ़ लिया, हर लोग की परिभाषा के बारे में। उसके बाद हमने दिशा की, मस्तकोद्मुखी और सेफेलोपोड प्रॉक्सिमल पढ़ लिया। उसके बाद विभिन्न अंगों की गति के बारे में पढ़ लिया, और फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पढ़ लिया। 4 सिद्धांत अपने हो गए। ओके, यहाँ तक आज अपन बात कर चुके हैं। तो आज अभिवृद्धि और विकास में अंतर हम कर चुके हैं, और विकास के सिद्धांत के बारे में बात अपन कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आधे घंटे क्लास आपकी पूरी हो गई। अब करना क्या है? अब आपको क्लास, आप नोट्स अच्छे तरीके से बना रहे हो, आप बिल्कुल नोट्स अच्छे तरीके से बना रहे हो। अभी जैसे अपना टॉपिक क्लियर हो, अपना जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद वही अपना रूल चलता है, जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट हो, पहले अपन जब पॉलिटी पढ़ते थे, तो जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके 30 क्वेश्चन, फिर टॉपिक कंप्लीट हुआ पीछे वाले के प्लस आगे वाले के 30 क्वेश्चन। उसी तरीके से इसमें चलेगा। कैसे? जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ उससे संबंधित क्वेश्चन, फिर आगे वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ तो पीछे वाले के भी क्वेश्चन प्लस इस टॉपिक के भी क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है, पहले लाइक करना है। लाइक करने के बाद उसमें कमेंट करना है कैसे लगी आपको क्लास। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे यदि नए हैं तो खुद पहले सब्सक्राइब करें, फिर अपने दोस्तों से कराएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।